ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि जीडीपी क्या है, राइट? जीडी के बाद देखा था एनडीपी क्या है। तो जीडीपी मतलब हमारे पूरे कंट्री में या फिर बॉर्डर के अंदर जो भी प्रोड्यूस क्रिएट हो रहा है, जो भी आउटपुट चल रहा है, जो भी आउटपुट कम क्रिएट किया जा रहा है, उसका और सभी सर्विसेज का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और उसको बोलते हैं जीडीपी, राइट? सो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ output and services produced in the country for a definite time frame. अब एनडीपी क्या है? एनडीपी मतलब जीडीपी से हम कैपिटल गुड्स पे जो भी डिप्रिसिएशन आता है वो लेस कर निकालते हैं. सो जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन. थर्ड कंसेप्ट था जीएनपी. तो जीएनपी क्या है? जीडीपी जैसा ही है बिल्कुल, लेकिन इसमें हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? नॉट इन ओनली इन द बॉर्डर, तो सिर्फ बॉर्डर में नहीं, लेकिन जो भी हमारे कंट्री के रेसिडेंट्स है, जो भी हमारे कंट्री के सिटीजन्स है, रहने वाले हैं, उनसे हम जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो ही कैलकुलेट कर लेते हैं. हम ऐसा नहीं कैलकुलेट कर लेते कि सभी ने कितना किया है, सिर्फ कंट्री के रेसिडेंट्स ने कितना किया है प्रोड्यूस, वो कैलकुलेट कर लेते हैं सर्विसेज एंड प्रोडक्शन. ओके, तो उसको बोलते हैं जीएनपी. और सिमिलरली दैट इज अ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. अब एनएनपी मतलब क्या है? दैट इज अ नेट नेशनल प्रोडक्ट. जब भी हम जीएनपी को और या फिर जीएनपी से डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं, हमें मिलता है एनएनपी. दैट इज एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन. हमने 4 कंसेप्ट देखे: जीडीपी, एनडीपी, that is net GDP is a gross domestic product, NDP is a net domestic product, then GNP that is a gross national product, and then NNP that is a net national product. 4 concept, that's it. Okay, उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा what is a nominal GDP. नॉमिनल जीडीपी क्या है? हमारे जो करंट प्राइजेस है, अभी मार्केट में जाओ और जो प्राइजेस मिलेंगे, वो प्राइस को जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई करे तो हमें जो प्राइजेस मिलेंगे, जो प्राइस या फिर जो भी अमाउंट मिलेगी, दैट इज अ नॉमिनल जीडीपी. लेकिन ये नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड रहता है. इन्फ्लेशन मतलब हमारे प्राइजेस बढ़ना, भाववाढ़. तो हम क्या कर रहे थे? उसका इम्पैक्ट हमें दिखना चाहिए, क्योंकि हमें देखना है कि एक्चुअली हमने रियल में इंप्रूवमेंट की है नहीं, या फिर रियल में हमारी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है या नहीं. इसलिए हम क्या करते? रियल जीडीपी निकाल देते. रियल जीडीपी निकालने के लिए हम वो प्राइजेस इस्तेमाल कर लेते हैं जिन पर हमारे जो बेस ईयर के प्राइजेस रहते. मतलब अगर हमने 2000 को बेस ईयर कंसिडर किया, तो आज की जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है वो हम वही क्वांटिटी के 2000 साल में, 2000 साल में जो भी प्राइजेस थे उससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या हुआ? 2000 में जो भी प्राइजेस थे और जो भी क्वांटिटी थी उसको तो उसके बारे में तो हमें पता होगा, और आज की जो क्वांटिटी है प्रोड्यूस की हुई उसका मल्टीप्लीकेशन अगर हम 2000 साल के मतलब 2000 ईयर में जो भी प्राइजेस थे उनसे करेंगे, एक सिमिलर बेस मिलेगा. यूजिंग दैट सिमिलर बेस हम बता सकेंगे कि अगर 2000 साल जितने ही प्राइजेस होते तो आज हमने ग्रोथ की है नहीं. तो वो जो अमाउंट होता है उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी. तो 2 टाइप थे, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी. उसके बाद हमने ये सोचा कि ठीक है, हमें ये तो पता चला नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, लेकिन ये कैसे इम्पैक्ट करेगा या फिर इसका इम्पैक्ट हम कैसे सर्च कर पाएंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी महंगाई बढ़ चुकी है? तो इसके लिए हमारे पास एक मेजर था जिसको हमने बोला जीडीपी डिफ्लेटर. ओके, और ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है, वो जीडीपी डिफ्लेटर हमने यूज किया एज अ मेजर टू कैलकुलेट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का, भाववाढ़ का क्या इम्पैक्ट है. ओके, तो वो क्या था? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी.
नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करना था और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना था, मतलब परसेंटेज में वैल्यू निकालनी थी। तो हमने वो एग्जांपल देखा था एक केक वाला, हम 2 केक बना रहे थे, ओके। पिछले साल को बेस साल लिया था, राइट। तो क्या हुआ था, पिछले साल में हमारे एक केक की वैल्यू थी 200 और 2 केक बनाए थे, इसलिए 200 मल्टीप्लाइड बाय 2 केक्स, तो हमारा जीडीपी हुआ था पिछले साल का रियल जीडीपी 400 रुपीज, ओके। अब क्या किया, इस साल हमने हमारी देयर इज अ इन्फ्लेशन, भाववाढ है आणि त्याच्यासाठी सो उसके लिए हमने क्या किया, हमने 2 ही केक बनाए और इन्फ्लेशन हुआ था, ओके, आर यू एबल टू सी मी, राइट। सो जो भी इन्फ्लेशन हुआ था उसको हमने क्या बोला कि जो भी इन्फ्लेशन है वो हुआ 400 तक, मतलब पहले 200 प्राइस थी, आज 400 है, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना हुआ, 400 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 800। तो नॉमिनल जीडीपी है 800 डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी है 200 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 400। तो 800 डिवाइडेड बाय 400, दैट इज 200, लेकिन उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट बिकम्स 200%। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का कितना हमें अफेक्ट हुआ है, कितना इफेक्ट हुआ है हम पर, 200%। जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू है 200%। ये सब हमने सीखा था। क्या इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है? अगर है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, वरना मैं मतलब आगे जा रही। ओके, सो होपफुली आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पीपीटी। ओके, क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा या फिर क्या है ये पता नहीं चल रहा होगा, आई नो दैट डेफिनेटली, लेकिन ये बहुत ही इजी वाला तरीका है। क्या आपको वो स्टोरीज पता है, मतलब माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो हम सुनते आ रहे हैं, हमारे पुरखों की कहानियां, राइट, जिसको हम हिस्ट्री भी बोल सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट की। पहले स्टोन एज था, अश्मयुग, तो हम सिर्फ स्टोन्स का यूज करके जो भी कुछ बनाते वो बनाते थे। फिर हमें पता चला कि मतलब हमारे पुरखों को कि आग लग सकती है और उससे बहुत ज्यादा फायदे हो सकते हैं। हम आग को यूज करके, फायर को यूज करके हमारा खाना पका सकते हैं। तो वी स्टार्ट यूजिंग फायर टू हेल्प अस टू सर्वाइव। इससे हमारा एक स्टेप आगे इंप्रूवमेंट हुआ, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा था हमारे इवोल्यूशन में, पूरे हमारे हिस्ट्री से, कि हमें मेटल्स के बारे में पता चलने लगा, हमें खेती कैसे करते वो पता चलने लगा, और स्टेप बाय स्टेप हमारा जो लाइफस्टाइल था वो बदलता चला गया, हम इम्प्रूव हो गए, और आज हमें होमो सेपियन भी बुलाया जा सकता है। दैट इज वी आर इम्प्रूव्ड ह्यूमन काइंड, हमारे ब्रेन्स डेवलप्ड है, राइट। अगर हम अदर एनिमल्स को कंपेयर करें तो सिंपली वैसे ही किसी भी सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट होती रहती है। जैसे कि हर एक सब्जेक्ट को पहले कोई, आपको पता है पहले इकोनॉमिक्स ऐसा नाम ही नहीं था, कोई इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स करके बुलाया ही नहीं करता था, उसको पॉलिटिकल साइंस जैसा ही बुलाते थे, मतलब दैट इज नॉट अ डिफरेंट ब्रांच, इकोनॉमिक्स कोई डिफरेंट ब्रांच नहीं था। फिर जैसे हम एज ए ह्यूमन काइंड इंप्रूव होते चले गए, वैसे ही इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले लोग भी इंप्रूव होते चले गए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने नई चीजें खोजना शुरू किया, एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग इट एज अ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, पैसों का शास्त्र, ओके। फिर पैसों के शास्त्र में ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले जो लोग थे वो आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे इकोनॉमिक्स को एक मनी का मीडियम दे दिया, और मनी को मीडियम के तौर पर देखकर पूरे इकोनॉमी में क्या चल रहा है, आपके अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। दे आर कॉल्ड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ओके। उसके बाद एक करके हम बहुत आगे आ चुके हैं। आज इकोनॉमिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस है, लेकिन
जैसे कि आप जैसे थर्ड स्टैंडर्ड में आते हो, फोर्थ स्टैंडर्ड में आते हो और आपको हिस्ट्री सीखनी ही पड़ती है, वैसे ही हमें थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री सीखनी है, सो दैट जब भी हमें इकोनॉमिक्स के बारे में डर लगे तो हमें ये समझ में आए कि हमारे पहले भी ऐसे लोग थे जिनको एक्चुअली इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में पता नहीं था। जब उन्होंने हल्के हल्के से उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, उनको पता चलने लगा, एंड दे हैव बिकम अ ग्रेटेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। वो बहुत ही बड़े बड़े लोग हुए और उन्होंने बहुत सारी इंप्रूवमेंट की। आज जो सब्जेक्ट के बारे में लोग जानते भी नहीं थे, जिसको नाम भी नहीं दिया गया था, उसके लिए पूरे वर्ल्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा आई गेस अवार्ड जो इकोनॉमिक्स के लिए मिलता है। साइंस के लिए मिलता है, वैसे ही इकोनॉमिक्स के लिए मिलता है, लिटरेचर के लिए मिलता है, पीस के लिए मिलता है। सिर्फ ये 4 फैक्टर्स है जिनके लिए नोबेल प्राइज मिलता है और इकोनॉमिक्स उनमें से एक है। और बिलीव मी, लास्ट ईयर हमारे कंट्री के जो पहले से रहने वाले हैं उनको इकोनॉमिक्स का अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज। सिमिलरली अमर्त्य सेन थे बहुत साल पहले जिनको इकोनॉमिक्स के लिए अवार्ड मिला था, वो भी इंडिया के थे। तो हमारे पास है लोग, इकोनॉमिक्स वाला ब्रेन भी है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको डेडिकेटेडली इस पर काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं और हमें डरना नहीं है इसीलिए, क्योंकि दिस इज अ वेरी इफेक्टिव सब्जेक्ट जो आपके रियल लाइफ से बहुत ही मिलता जुलता है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज अ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ओके, आई नो शायद आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा, प्लीज लेट मी नो अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? प्लीज लेट मी नो अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो। ओके, मैं आगे जा रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी, देयर इज वन thing that we were thinking, it is called invisible hand. क्या है ये इनविजिबल हैंड? एनीबडी ऑफ यू, डू यू नो व्हाट इज इनविजिबल हैंड? क्या आप में से कोई जानता है ये इनविजिबल मतलब ना दिखने वाला, हैंड मतलब हाथ? क्या आप में से कोई जानता है क्या है इनविजिबल हैंड? एनीबडी? आशना, तानिश? No, ma'am. Okay, so let me tell you, and this is a very interesting concept of the economics, that is we called it as a invisible hand. इनविजिबल हैंड के लिए मैंने आई नो एक छोटा सा वीडियो रखा है, बहुत ही छोटा सा वाला है, और हम देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है होपफुली? मैं फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। ओके, 60-second adventures in economics. Number 1, the invisible hand. An economy is a tricky thing to control, and governments are always trying to figure out how. सी क्या बोल रहे वो? इकोनॉमी मतलब आपकी अर्थव्यवस्था इज वेरी ट्रिकी टू कंट्रोल। ये बहुत ही डिफिकल्ट है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि हमारे हाथ में लिटरली समटाइम्स कुछ नहीं रहता। कौन कैसे बिहेव कर रहा है, कौन बायर है, कौन सेलर है, कौन कौन क्या खरीदेगा, कौन क्या नहीं खरीदेगा, हमें किसका प्रोडक्शन ज्यादा करना है, क्या कम पड़ रहा है, क्या मनी की वैल्यू सेम है, बहुत सारे क्वेश्चंस है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, और इसीलिए उसके बारे में कुछ भी डिसीजन लेना इज अ बहुत डिफिकल्ट टास्क। इसीलिए Back in 1776, economist Adam Smith shocked everyone by saying that what governments should actually do is just leave people alone to buy and sell freely among themselves. तो ये इकोनॉमिस्ट के जनक बोल सकते हैं हम, या फिर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, वेरी वेरी वेल नोन इकोनॉमिस्ट, उसको उनको बोलते हैं एडम स्मिथ। ओके, शायद आपने उनके बारे में पहले कभी सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज मैं बता रही हूँ। तो एडम स्मिथ ने क्या कहा 1776 में कि गवर्नमेंट वगैरह ऐसी कुछ चीज यूजफुल ही नहीं है इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता, उनको क्या करना है, मार्केट को जैसे नेचुरली मार्केट चल रहा है, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये जो है उनको खुद को संवारने दे, अपना अपना क्या काम है वो। ओके, सो इसीलिए एक एग्जांपल आपको यहाँ पर वीडियो पे दिखेगा, ये कैसे खुद को संवारना है, कैसे लोग अपना सेल बढ़ाते हैं,
कैसे लोग कंज्यूमर को अपनी ओर खींचते, और ये खींचा खींची में ही कैसे मार्केट की प्राइस फिक्स हो जाती है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता या फिर कोई एक्सटर्नल एनर्जी कुछ नहीं कर सकती, ऐसे एडम स्मिथ बोलते थे। ओके He suggested that if they just leave self-interested traders to compete with one another, markets are guided to positive outcomes as if by an invisible hand. तो उन्होंने क्या बताया कि अगर गवर्नमेंट ने जो ट्रेडर्स है, जो सेलर्स है, उनको एक दूसरे को कॉम्पीट करने से रोका नहीं और कंपटीशन होने दिया, तो मार्केट में एक प्रिंसिपल काम करेगा, उसको बोलते हैं इनविजिबल हैंड। ये इनविजिबल हैंड क्या करेगा, दोनों में जो कंपटीशन है उसके हिसाब से प्राइस को सेट करेगा। कैसे, वीडियो में देखो। If someone charges less than you, customers will buy from them instead. You have to look. So पहले एक ये वाले जो आपके लेफ्ट साइड में, वो आदमी की ब्रेड की प्राइस थी $1 या फिर ₹1, लेट्स टेक इट लाइक दैट। और जब भी उसको पता चला बायर को कि सामने वाला जो बेकर है वो 50 पैसे में वो ब्रेड दे रहा है, तो क्या हुआ, वो 50 वाले पैसे के पास में गया, क्योंकि हमें कम से कम पैसे में बहुत ज्यादा खरीदना होता है। दैट्स अ रैशनल कंज्यूमर वी आर। Lower the price or offer something better. Whenever enough people demand something, they will be supplied by the market. See, जब भी एक ने प्राइस, फिर दोनों ने प्राइस सेम कर दिया, ये लेफ्ट और राइट दोनों का भी 50 पैसे हो गया। लेकिन राइट वाला थोड़ा सा होशियार था, तो उसने क्या किया, उसने उसके पास जो भी ब्रेड था उसकी साइज बढ़ा दी। लेफ्ट वाले के पास छोटा साइज का ब्रेड था, तो अभी 50 पैसे में राइट वाला जो ट्रेडर है, राइट वाला जो बेकर है, उसके यहाँ बड़ा वाला ब्रेड मिलता है। तो फिर लेफ्ट वाले ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी, वो क्या बोलने लगा, अभी हमारे पास सिर्फ ब्रेड नहीं चीज भी मिलता है। Like spoiled children, only in this case everyone's happy. See? Free marketeers like Austrian economists. तो मतलब अभी ऐसे कंपटीशन होने के बाद एक फिक्स प्राइस तय हो जाएगी, और यही वो बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे मार्केटियर्स रहते हैं, बहुत सारे सेलर्स रहते हैं, और उनकी प्राइसेस जैसे भी सेट हो जाती है, कंज्यूमर एक एक को चूज कर लेता है। ओके Friedrich Hayek argued that this hands-off approach actually works better than any kind of central plan. But the problem is economies can take a long time to reach their equilibrium. सी, वो क्या बोले, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट जो थे, अगर आपने सुना यहाँ पर, तो उन्होंने क्या कहा कि Later free marketeers like Austrian economist फ्रेडरिक हायर, इन्होंने बोला कि ये तो ठीक है और ये बहुत अच्छे से सिस्टम चलेगी, अगर आप ऐसे बहुत ज्यादा ध्यान ना दो, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान ना दे, तो ये सिस्टम बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन इसके बारे में एक ही प्रॉब्लम था कि ये जो इकोनॉमिस्ट है या फिर ये जो मार्केटियर्स है, जो अपने प्राइसेस एडजस्ट कर लेते हैं, वो बहुत देर लगाते हैं, तो दिस प्रोसेस विल टेक अ लॉन्गर टाइम, और आजकल हमारे पास टाइम नहीं रहता, राइट? इसीलिए हमें कुछ एक्सटर्नल एजेंसी या गवर्नमेंट जैसी जरूरत होती है जो प्राइस सेट करे। argued that this hands-off approach actually works better than any kind of central plan. But the problem is economies can take a long time to reach their equilibrium and may even stall along the way. And in the meantime, people can get a little frustrated, which is why governments usually end up taking things into their own more visible hands instead. See, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हो गए जिससे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, इतना टाइम ही नहीं रहेगा कंज्यूमर के पास कि वो खुद से इतना वेट करे कि कैसे कब मार्केट एडजस्ट हो रहा है और कब मुझे मिल रहा है कम प्राइस में या फिर बेटर प्राइस में। तो इक्विलिब्रियम सेट होना खुद से ये बहुत कठिन हुआ और इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। लेकिन क्या इनविजिबल हैंड के बारे में ये बताया था। So let's see what's the definition of invisible hand. तो definition हमें बताती है the unobservable market force that helps the demand and supply of goods in a free market. Unobservable मतलब जो दिखता नहीं है, observe नहीं कर सकते। क्या है ये जो दिख नहीं रहा है? ये market force है। कौन सा force है? Competition वाला force है, जो buyers दो सेलर्स के बीच में, दो बायर्स के बीच में ऐसे होता है कंपटीशन। तो
उसको, वो जो अनऑब्जर्वेबल, अनवॉचेबल, वो जो दिख नहीं रहा है, अनटेंजिबल, जो हम महसूस नहीं कर पा रहे, वो मार्केट फोर्स है दैट हेल्प्स द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में एडजस्ट करने के लिए, मार्केट एडजस्ट करने के लिए हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है? क्योंकि ये फोर्स की हेल्प की वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम तक पहुंचता है। अब इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम इज जहां पर डिमांड और सप्लाई, ये दोनों के ग्राफ, जस्ट लेट मी शो यू वन सिंपलर माय ड्राइंग, जस्ट डोंट चेक माय ड्राइंग, ओके, इट्स बैड, बट होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सी कि ये आपका प्राइस है, ओके, और ये आपका क्वांटिटी है, ओके। और आपको पता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन, अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड घटेगी, प्राइस कम हो जाए डिमांड बढ़ेगी। इसीलिए डिमांड का जो भी ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, नीचे आने वाला। सिमिलरली जब भी सप्लाई के बारे में बहुत उल्टा होता है, प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई बढ़ता है, तो और इसकी वजह से वो अपवर्ड गोइंग ग्राफ रहता है, ओके। सो जहां पर भी डिमांड और सप्लाई बीच में आकर मिलते हैं वो पैच को बोलते हैं, अब इसको हम ई पॉइंट का नाम देंगे, ओके, क्योंकि उसी पैच को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हम उसे क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। यही जो ऊपर लिखा है, तो ये अनऑब्जर्वेबल इनविजिबल हैंड का जो भी फोर्स है वो फोर्स हमें हेल्प करता है टू रीच द इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर हमारी एक कांस्टेंट प्राइस रहेगी जो बायर को भी पसंद होगी और सेलर को भी पसंद होगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज इनविजिबल हैंड। अगेन लेट मी show you the definition here, and please don't annote, otherwise I will just drop this lecture. आपको पता है ये करना नहीं है, right? So the unobservable market force that helps the demand and supply of goods in the free market to reach equilibrium automatically is the invisible hand. Hopefully मैंने आपको ये बताया, इसके बारे में हम आगे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। So the phrase invisible hand was introduced by Adam Smith. Adam Smith ने ये phrase बताया है हमें, और उसके बुक में बताया है The Wealth of Nations, nations की संपत्ति, country की संपत्ति। He assumed that an economy can work well in the free market scenario where everyone will work for his or her own interest. हमारे खुद के इंटरेस्ट को, बायर या फिर सेलर, हमें अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करने, ये हमारा रैशनल मोटो है, हमारा एक ही उद्देश्य है। तो क्या होता है, वो उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम थैंक यू, ये उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए हम काम करते हैं, और इसीलिए इनविजिबल हैंड का प्रिंसिपल वर्क होता है। He explained that an economy will comparatively work and function well if the government leave people alone to buy and sell freely among themselves. इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म करेगी, that's what Adam Smith is saying, not Rujuta Joshi, okay? Adam Smith is saying that maybe इकोनॉमी अच्छे से चलेगी अगर गवर्नमेंट लोगों को खुद से बाय और सेल करने का मौका देगी और खुद कुछ इंटरवेंशन, खुद कुछ बीच में टांग नहीं अड़ाएगी, खुद कुछ इंटरवेंशन नहीं करेगी। He suggested that if people were allowed to trade freely, उन्होंने ऐसे सजेस्ट किया कि अगर लोगों को फ्रीली ट्रेड करने के लिए का मौका दिया, सेल्फ इंटरेस्टेड traders present in the market would compete with each other. तो ट्रेडर से, जो बायर सेलर दोनों भी ट्रेडर्स है, तो वो उनको उनका सेल्फ इंटरेस्ट, उनका मनी मोटिव कंप्लीट करने के लिए खुद के एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, लीडिंग मार्केट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव आउटपुट। इससे क्या होगा, मार्केट का एक प्राइस फिक्स होगा और अच्छे से आउटपुट हो जाएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी विद द हेल्प ऑफ इनविजिबल हैंड। होपफुली इनविजिबल हैंड क्या है ये आपको पता चला होगा।
आर यू गेटिंग दिस? एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन? यहाँ पर जो राइट बॉटम में आपको वीडियो का लिंक दिख रहा है वो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए है. ओके? नो मैम. नो. ओके. सो इज देयर आपको इनविजिबल हैंड क्या है ये पता नहीं चल रहा है, राइट? एम आई राइट? एम आई राइट फ्रेंड? ओके. सो लेट मी टेल यू अगेन. ओके, आपके सामने बहुत ज्यादा है. इनविजिबल हैंड मतलब कोई हाथ नहीं है. ओके, पहली बात. इनविजिबल हैंड मतलब ना दिखने वाला हाथ जो बायर को गाइड करता है कि किस सेलर से हम खरीदें, क्योंकि बायर को ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने पास रखने हैं और कम से कम पैसे में खरीदारी करनी है, शॉपिंग करनी है, राइट? सिंपली सेलर को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पैसा जुटाना है हमारे साथ, राइट? मतलब सेलर के साथ. तो वो क्या करते हैं, ज्यादा पैसा तभी मिलेगा जब ज्यादा खरीदारी होगी. तो खरीदारी करने के लिए उनको कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना पड़ता है, राइट? तो अगर दो बायर है इकोनॉमी में, तो ये जो दो बायर है एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे. उससे क्या होगा, अगर पहले वाले के प्राइस 1 रुपया है तो दूसरा वाला 75 पैसे लेगा, 75 पैसे. तो ये वाला भी कम कर देगा 75 या फिर 50 कर देगा. फिर बायर पहले इससे ले रहा था, फिर इससे ले रहा था, फिर उससे लेगा. तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन चलता रहेगा और एक सर्टेन प्राइस के नीचे कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि उनको लॉस होने लग जाएगा ट्रेडर्स को, राइट? तो क्या होगा, 50 पैसे पे ये दोनों अड़ जाएंगे और बायर को भी 50 पैसे में ही वो चीज खरीदनी पड़ेगी. इसका मतलब सिर्फ एक दूसरे को कॉम्पीट करके बायर और सेलर दोनों ने मिलकर एक प्राइस तय कर दी, 50 पैसे इन द इकोनॉमी, एक चीज के लिए. लेकिन प्रॉब्लम ऐसा होता है कि बहुत बार ये जो गाइडिंग फोर्स है, जिसको हम इनविजिबल हैंड बोल रहे हैं, एक दूसरे के कंपटीशन के वजह से जो प्राइस सेट हो रहा है, इसको हम इनविजिबल हैंड बोल रहे हैं. होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा. तो ये जो इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट है, वो वर्कआउट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हर बार ऐसे नहीं होता कि एक सेकंड में एक ने प्राइस बदली, दूसरे सेकंड में दूसरी, तीसरे सेकंड में फिर पहले ने बदल दी. इसको बहुत टाइम लगता है, 6 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, 3 साल. तो क्या होता है, बहुत टाइम के लिए कंज्यूमर को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. एंड कंज्यूमर बीइंग द गाइडिंग फोर्स ऑफ मार्केट, कंज्यूमर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है मार्केट का. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट का. तो क्या होता है, जैसे उसको नाराजगी हो जाती है, राइट? और फिर गवर्नमेंट को, जो हमारे गवर्नमेंट है, उनको इंटरवीन करना पड़ता है. लेकिन जब भी हम इनविजिबल हैंड के बारे में बात कर रहे हैं, एडम स्मिथ जिसने ये कंसेप्ट आगे डाल दी है अपने बुक में, उसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस. तो ये बुक में उसने क्या कहा है कि अगर आप टाइम फैक्टर ना कंसिडर करके सिर्फ ये देखे कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना है, जैसे कि कंपटीशन चल रहा है मार्केट में दो सेलर्स के बीच में, रहने दे, तो दोनों भी एक टाइम पर एक पॉइंट पर आ जाएंगे जहां से उनको कहीं भी यहाँ वहां नहीं जाना पड़ेगा, वो सेम प्राइस पे आ जाएंगे. और ये प्राइस क्या होगी, ये प्राइस हर एक बायर को भी मतलब लेनी पड़ेगी. और क्या होगा, इकोनॉमी में एक प्राइस सेट हो जाएगी. तो इसका मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं था, आरबीआई का इंटरवेंशन नहीं था, किसी ने भी एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस नहीं किया. सिर्फ जो बीच वाली कंपटीशन चल रही थी, जैसे कि इनविजिबल हैंड बायर को गाइड कर रहा था, अब तुम यहां से ले रहे हो, अब तुम वहां से ले रहे हो, मतलब यहाँ का प्राइस कम है, वहां का प्राइस कम है, ऐसे जो इनविजिबल हैंड गाइड कर रहा था, ये हैंड के गाइडेंस की वजह से प्राइस सेट हो गई. दैट्स व्हाट एडम स्मिथ वाज सेइंग. क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ओके, यस, गुड. सो बीइंग दैट हमें इनविजिबल हैंड क्या है ये पता चलता है. मुझे पता है ये वो एडम स्मिथ था, तो अगर आपको कुछ भी उनको बोलना है, उनको बोलना है, मुझे नहीं. व्हाट ही वाज सेइंग हम कल यहाँ से शुरू करेंगे. ओके, सो दिस इज एडम स्मिथ. आपके लिए मैंने वो पिक्चर खड़ा करके रखा था. ओके, सो होपफुली मैंने आज जो भी आपको पढ़ाया, मैंने आपको
पढ़ाया नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर। मैम कल असाइनमेंट के क्वेश्चन भेजना। हाँ हाँ, वो मैं आज भेजने वाली हूँ, सो दैट आपको 3 दिन आगे मिलेंगे और आप मुझे सोमवार तक वो सब खत्म करके भेज पाओगे। ओके तो मैंने आपको आज क्या क्या सिखाया? नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी क्या है उसका रिवीजन किया हमने, फिर जीडीपी डिफ्लेटर क्या है वो देखा, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी क्या, मल्टीप्लाइड बाय 100, और उसके बाद हमने देखा व्हाट इज इनविजिबल हैंड। ओके, होपफुली आपको सब ये पता चल रहा है। मैं आपको नोट्स भी भेजूंगी और कुछ वीडियोस के लिंक भी भेजूंगी, और आप गूगल भी कर सकते हो, आपके पास बुक्स भी है, तो ये सब यूज करके आप दे सकते हो और आपको असाइनमेंट सॉल्व करनी है। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझे यूट्यूब पे, अगर जब आप वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मुझे पूछ सकते हो आपकी क्या डिफिकल्टी है। आपको इजी पड़े इसलिए हम यूट्यूब के वीडियो भेज रहे हैं, और इसको इजी एक्सेस हो इसलिए आप उसके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वीडियोस डेली आते हैं जैसे जैसे लेक्चर्स होते हैं। ओके, सो होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। जो भी समझ में नहीं आया प्लीज पूछो। कीप डूइंग वर्क एंड economics will be easier for you, believe me. Okay, so let's take a leave now. Let's end it for the day and we'll meet on the Monday, I guess. Okay, bye. Have a nice day ahead.